नमस्कार साथियों, मैं अजय शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल होंगे। साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे। उसका नाम है उच्चारण स्थान। हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि उच्चारण स्थान कहते किसे हैं। तो कहा जाता है कि वर्णों की जो उत्पत्ति स्थल होती है, वर्णों की उत्पत्ति स्थल या जो प्रथम प्रकाशन स्थल होता है, जहां से प्रथम बार उच्चारण का प्रकाशन होता है, प्रथम प्रकाशन स्थल को उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहा जाता है। उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहा जाता है। तो वर्णों की जो उत्पत्ति स्थल है या प्रथम प्रकाशन स्थल है, तो उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहा जाता है। पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान है, उनकी संख्या 8 दी गई है। पाणिनीय शिक्षा में 8 उच्चारण स्थान को स्वीकार किए। पाणिनीय शिक्षा में 8 उच्चारण स्थान है, उसको स्वीकार किए गए। 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। पहला है इसमें उरस, जिसको हृदय भी बोलते हैं। एक है कंठ, तीसरा है तालु, जिसको आप काकुद भी बोलते हैं। चौथा है वो है आपके मूर्धा, और इसको आप शिरस भी बोलते हैं। नंबर 5 है वो है दंत। नंबर 6 है वो है ओष्ठ। नंबर 7 है वो आपके है नासिका, लिख लो पहले। नंबर 7 है वो है नासिका, और 8 नंबर है वो है जीवामूल। तो पाणिनीय शिक्षा में इन 8 उच्चारण स्थान को स्वीकार किए गए हैं। उरस, हृदय, कंठ, तालु काकुद कहते, मूर्धा शिरस कहते, दंत, ओष्ठ, नासिका और जीवामूल। स्वर्णता के प्रसंग में इस उरस को स्वीकार नहीं किया गया है, बाकी 7 उच्चारण स्थान को स्वीकार किया गया है। बाकी इस उरस को सभी वर्णों का उच्चारण स्थान भी माना जाता है। तो स्वर्णता के प्रसंग में केवल 7 उच्चारण स्थान को स्वीकार किया गया है, इस उरस को स्वीकार नहीं किया गया है। अब हम क्रम से जो उच्चारण स्थान है हम उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम मैं एक सारणी बना देता हूं, आप उसके माध्यम से समझने का प्रयास करें। इधर है आपके क्रम संख्या, इधर है आपके उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, इधर आपके जो सूत्र प्रयुक्त होता है वो सूत्र कौन कौन से हैं, और इधर आपके जो वर्ण प्रयुक्त होता है वो वर्ण कौन कौन से हैं। इनको आप समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कंठ की। प्रारंभिक जैसे हृदय से उरस से होता है, फिर शुरुआत कंठ से शुरुआत होती है। तो इसके लिए जो सूत्र प्रयुक्त किया जाता है वो किया जाता है अकुह विसृज नियानाम, अकुह विसृज नियानाम कंठ है। ये एक सूत्र है, अकुह विसृज नियानाम कंठ है। इसमें जो वर्ण प्रयुक्त होते हैं, देखो एक तो अ स्वयं हो जाएगा, इसी में वर्ण दिया गया है अ है, तो एक तो आपके अ वर्ण प्रयुक्त किया गया है। एक आपके देखो कु आया हुआ है। मैंने आपको बताया था जब वर्णमाला पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कु चु टू तु कु, इनकी उदित संज्ञा हो जाती है और इसलिए उन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। और ये जब उदित वर्ण आते हैं तो पूरे वर्ग को साथ में लाते हैं, इसका मतलब पूरे क वर्ग को साथ में लाएंगे। और क वर्ग में जो वर्ण है वो है क, ख, ग, ग और अंग। ये आपके पांचों वर्ण इसमें आएंगे। उसके बाद में है दिया गया है, तो आपके है। और उसके बाद में देखो आपके विसर्ज दिया गया है। विसर्ज का अर्थ होता है विसर्ग, और ये विसर्ग इसके लिए यह प्रयुक्त होता है, ये आपके विसर्ग।
तो सूत्र है अकुह विसर्ज नियानाम कंठ है, इसी में दिया गया है अ वर्ण आएगा, उ से क वर्ग पांचों वर्ण आएंगे, है आएगा और साथ में विसर्ग आएगा। अब चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नंबर 2, उसके बाद में तालु की बात करते हैं। इसके जो सूत्र आता है वो आता है इचुये सा नाम तालु, इचुये सा नाम तालु, ये एक सूत्र आता है इसके लिए। इसमें ई तो आएगा, तो ये आपके ई वर्ण आ गया। उसके बाद में चू से पूरा च वर्ग आएगा, ये आपके च वर्ग आएगा। अब आपके च वर्ग में पांचों वर्ण आएंगे, च भी आएगा, छ भी आएगा, ज भी आएगा, झ भी आएगा और ये भी आएगा। उसके बाद में ये आया हुआ है तो ये आएगा, ये आ गया। और उसके बाद में स आया हुआ है तो ये स सलगम वाला आएगा, ध्यान रखना तालव्य, इस स को तालव्य स भी बोला जाता है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 2, इसका सूत्र का नाम है इचु ऐसा नम तालु, ए वर्ण आएगा, चू से च वर्ग आएगा, ये आएगा और स आएगा, स से सलगम वाला स आएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3, तालु के बाद में आता है आपके यहां लिख लीजिएगा मूर्धा, मूर्धा को सिरस भी कहते हैं। और इसका जो सूत्र आता है वो आता है रेटुर साणाम मूर्धा, रेटुर साणाम मूर्धा। इसके लिए जो वर्ण आते हैं वो देखिएगा कौन कौन से आते हैं। एक तो री तो आएगा, री वर्ण आ गया। एक टू से आपके उदित वर्ण है तो ट वर्ग आएगा, ट वर्ग में पांचों वर्ण आएंगे, ट ठ ड ड ण, ये पांचों वर्ग आएंगे इस पे। उसके बाद में र आ गया और इसके बाद में ये जो स है वो स कौन सा आएगा, षटकोण वाला आ गया। तो ये आपके स, ये मूर्धन्य स बोला जाता है। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4, मूर्धा के बाद में आता है दंत। और इसके लिए जो सूत्र प्रयुक्त होता है वो है ऋतुल सानाम दंता है। देखिए एक तो लरी आएगा तो आपके लरी वर्ण आ गया, एक टू से तय वर्ग आएगा, यह आपके तय वर्ग आएगा, एक ल से ल आएगा और एक स से कौन सा आएगा, सड़क वाला, तो इसको दंत स भी बोला जाता है। और तय वर्ग में आपको पता है पूरे पांचों वर्ण आ जाएंगे, तय आ जाएगा, थ आ जाएगा, द आ जाएगा, ध आ जाएगा और न आ जाएगा। तो ये जो सूत्र है ऋतुल साराम दंता, इसमें लरी वर्ण आएगा, तो से तय वर्ग पांचों वर्ण आएंगे और ल आएगा और स आएगा, इसको दंत स भी बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सूत्र नंबर 5 की। 5 नंबर आता है वो आता है ओष्ठ, ओष्ठ आता है। इसके लिए सूत्र आता है उपुप धमा नियानाम ओष्ठौ, उपुप धमा नियानाम ओष्ठौ। देखिएगा यहाँ प में उ की मात्रा बड़ी है, इसका मतलब यहां संधि हुई है। देखो इसे उ से तो ले लिया आपने उ वर्ण, और जब इसमें संधि हुई है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा पु धन उपधमानिया नाम, ऐसे हो जाएगा उपधमानिया नाम। पु से आपको पता है प वर्ग है, वो प वर्ग गण होगा, इसमें पांचों वर्ण आएंगे, प भी आएगा, फ भी आएगा, ब भी आएगा, भ भी आएगा और म भी आएगा। साथ में उपधमानीय का अर्थ होता है, ये जो आपने मैंने आपको अर्ध विसर्ग पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था प और जो फ है इसको उपधमानीय बोला जाता है, इन दोनों को है वो क्या बोला जाता है, उपधमानीय। और क और ख के पहले जो अर्ध विसर्ग आता है उसको मैंने आपको बताया, उसको आपको जीवामूलम बोला जाता है, तो इसको उपधमानीय बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर, और 6 नंबर सूत्र आपके लिए नासिका है। और नासिका का सूत्र होता है यम गणना नाम नासिका च, यम गणना नाम नासिका च। इसमें देखो एक तो ये वर्ण है, एक मैं वर्ण है
एक अंग वर्ण है, एक हण वर्ण है और एक साथ में न वर्ण है। इन पांचों का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? नासिका। इन पांचों का उच्चारण स्थान है वो नासिका माना जाता है। अब याद रखिएगा कि हमने पहले पढ़ा था कि इनका मूल उच्चारण स्थान तो माना जाता था, जैसे क वर्ग में आया था तो क वर्ग में अंग भी आता है, च वर्ग में ये भी आता है, ट वर्ग में हण भी आता है, त वर्ग में न भी आता है, प वर्ग में म भी आता है। तो इन वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, मतलब ये का है वो ये का च का कौन सा वर्ण आता है? च वर्ण का उच्चारण स्थान आता है तालु। तो एक तो आपका ये का है तालु हो गया और इसी के साथ में क्या हो गया? नासिका हो गया। मैं का है तो मैं का प वर्ग में क्या आ गया? ओष्ठ। एक तो ओष्ठ तो है ही है और साथ में क्या हो रहा है? नासिका भी हो रहा है। जैसे अंग है, अंग का उच्चारण स्थान हमने क वर्ग में पढ़ा, इसका उच्चारण स्थान कंठ तो है ही है और साथ में किसको प्रयुक्त किया जाता है? नासिका को। हण है, हण ट वर्ग में आता है तो इसके लिए मुर्दा तो है ही है और साथ में क्या प्रयुक्त किया जाता है? नासिका प्रयुक्त किया जाता है। और न के लिए दंत है और दंत के साथ में दंत तो है ही है और साथ में किसको प्रयुक्त किया जाता है? नासिका को प्रयुक्त किया जाता है। मतलब ये जो पांच वर्ण है, इन पांचों वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान हो गए, मूल उच्चारण स्थान तो है ही है और साथ में नासिका भी इनको उच्चारण स्थान माना जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7 नंबर सूत्र की। सात नंबर सूत्र है वो है जीवामूलम के लिए उच्चारण स्थान है जीवामूलम, जीवामूल। और इसका सूत्र है जीवामूल्य से जीवामूलम, जीवामूल्य से जीवामूलम। और इसके लिए जो वर्ण है मैंने आपको बताया अर्ध विसर्ग है, वो क और ख होता है, इसको जीवामूलम बोला जाता है। इन दोनों को जीवामूलम बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर सूत्र की। इसका उच्चारण स्थान है ए दैत्य हो कंठ तालु। तो उच्चारण स्थान है आपके कंठ तालु और इसका सूत्र है ए दैत्य हो कंठ तालु, कंठ तालु। ए दैत्य में देखो इसका संधिविच्छेद करेंगे तो ये बनेगा एत धन ऐत। और इसके लिए जो वर्ण आता है वो एक तो आता है ए और एक आता है आई। आपने पढ़ा गुण संधि में पढ़ा था, ए है वो ए और ई से मिलकर बनता है। एस का उच्चारण स्थान आपके कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान आपके तालु होता है और इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? कंठ तालु। अब आ जाइए नंबर 9। ये आपको समझ में आ गया होगा। ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ए का उच्चारण स्थान तालु होता है, हमने पीछे पढ़ा था और इन दोनों को मिलाकर के कंठ तालु बना दिया। अब आता है कंठोष्टम और इसका सूत्र है औदौतो हो कंठोष्टम और इसका संधि हो गया ये ओत धन औत। और इसके लिए जो वर्ण प्रयुक्त होता है वो एक तो ओ होता है और एक आपके औ होता है। और आपने गुण संधि में पढ़ा होगा ओ है वो ए धन उ से मिलकर बनता है और ए का उच्चारण स्थान कंठ माना जाता है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ माना जाता है। ये हम संधि आगे नेक्स्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे और आप इतना समझिएगा कि ए का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए इसको बोला जाता है कंठोष्टम। इसमें अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 10। एक सूत्र है नासिका का, जो सूत्र है वो है नासिका अनुस्वार से, नासिका अनुस्वार से। और इसका है जो आपके ये अनुस्वार है, इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान माना जाता है वो माना जाता है नासिक वर्ण, नासिका को माना जाता है। जो अनुस्वार होता है
उस अनुस्वार का उच्चारण स्थान है वो क्या माना जाता है, नासिका माना जाता है। और एक अंतिम सूत्र है वो है आपके दंतोष्ठम, और इसका सूत्र है वकार से दंतोष्ठम, और वह है, इस वह का उच्चारण स्थान माना जाता है, दंतोष्टम को माना जाता है वकार से दंतोष्टम। तो भट्टोजी दीक्षित ने अपनी जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी लिखी थी उसमें इन 11 उच्चारण सूत्र है, इन सूत्रों का प्रयोग किया था। तो हमने आज इन 11 सूत्रों को पढ़ने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इनके जो विशेष है उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।